हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है जो जनवरी से मई तक के करंट अफेयर को कंप्लीट किया जा चुका है और यह जून 2023 के करंट अफेयर को कंप्लीट कर रहे हैं। इस जून 2023 श्रृंखला के अंतर्गत अभी तक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ा हुआ है। यह हमारा तीसरा लेक्चर के साथ साथ पार्ट सेकंड है, जिसमें अभी हमने पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक को विस्तृत में चर्चा की। इसी के साथ ही हम अपना पार्ट सेकंड शुरू करते हैं, जिसमें जो भी इसके टॉपिक रह गए उनको फिनिश करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है जैसे उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में। चलिए तो जानते हैं इस योजना के संदर्भ में क्या क्या मुख्य प्रावधान है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, क्या हाल ही में घटनाक्रम रहा है, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। केंद्र सरकार ने अब किसी नए क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में इस योजना शुरू हो चुकी है उनमें से कुछ क्षेत्रों में योजना के स्तर में सुधार की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा। अब जानते हैं पीएलआई या उत्पादन से संबद्ध योजना के बारे में कि यह योजना को पहली बार मार्च 2020 में शुरू किया गया था। पीएलआई अलग अलग क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु उत्पादकों या विनिर्माताओं के एक विशेष प्रोत्साहन योजना होती है, जिसमें ये प्रोत्साहन किसी कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, अर्थात सरकार वृद्धिशील बिक्री पर प्रोत्साहन देती है। पीएलआई योजना को कई क्षेत्रों में ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है और इसका कुल परिव्यय 1.97 लाख करोड़ रुपए जो होता है, जिसका उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों की उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना और उसे वैश्विक चैंपियन बनाने में मदद करना होता है। अब जानते हैं पीएलआई योजना के लाभ के बारे में। इसके संदर्भ में पहला लाभ होता है जैसे कि विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने के संदर्भ में। चूंकि प्रोत्साहन सीधे उत्पादन क्षमता या वृद्धिशील टर्नओवर पर निर्भर करता है, इसलिए इसका क्षमता विस्तार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पीएलआई भारत के घरेलू विनिर्माण परिवेश में सुधार ला सकता है और इससे देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर 25% के स्तर से तक पहुंच सकती है। इससे औद्योगिक संरचना में सुधार होने वाली संभावना होती है, जिससे समग्र आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को लाभ मिल सकता है। पूंजीगत व्यय के संदर्भ में देखते हैं इसके क्या लाभ है। पूंजीगत व्यय के संदर्भ में योजना की अवधि के दौरान पीएलआई घोषणा को लागू करने में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय हो सकता है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में और वार्षिक निवेश व्यय में इसकी हिस्सेदारी 13 से 15% होगी। हरित निवेश को बढ़ावा देने के संदर्भ में कि इस योजना के तहत लगभग 55% निवेश इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर फोटोवोल्टिक जैसे हरित क्षेत्रों में होने वाली संभावना होती है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति में तथा निर्यात में वृद्धि के संदर्भ में इसके लाभ को देखें तो इस योजना का उद्देश्य भारतीय आयात निर्यात बास्केट के बीच मौजूद व्यापक अंतर को खत्म करना होता है तथा यह गौरतलब है कि भारत कच्चे माल और तैयार माल का बड़े पैमाने पर आयात करता है, जो आयात निर्यात असंतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। घरेलू विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती से भू राजनीतिक संघर्षों के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे खाद्य उर्वरक और कच्चे तेल की कीमतों पर भू राजनीतिक संघर्षों का नकारात्मक प्रभाव भी कम पड़ेगा। प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना कि दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में इस योजना के सही समय पर लागू होने से देश भर में 4G और 5G उत्पादों को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी। और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें पीएलआई योजना क्षेत्र विशेष प्रोत्साहन को सुचारू रूप से लागू करने में मदद करेगी और इससे अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। और अन्य क्षेत्रों में इसके लाभ को देखें कि पीएलआई योजना भारत की विशाल मानव पूंजी का उपयोग करेगी, साथ ही श्रम बल में कौशल सुधार में मदद करेगी और यह तकनीकी रूप से अनुपयोगी मशीनरी की जगह नई मशीनरी लाएगी और इसके विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। बेहतर उत्पादकता से मुक्त बाजार समझौते के तहत अधिक बाजार पहुंच की मांग के लिए इसे प्रोत्साहन मिलेगा। अब जानते हैं पीएलआई योजना से संबंधित चुनौतियों के बारे में कि अगर यह योजना लागू की गई है और इसके लाभ हैं इसके तो फिर चुनौतियां भी होंगी। तो चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें प्रोत्साहन के बारे में अस्पष्टता का होना कि योजना के तहत प्रोत्साहन किस तरह से किए जाते हैं, इस बारे में स्पष्टता नहीं है। इन प्रोत्साहनों को देने के लिए कोई निर्धारित मानदंड या सामान्य मापदंड नहीं होता है। विनिर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों को शामिल करने में विफलता के संदर्भ में कि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है। इसमें शामिल है जैसे
जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, घरेलू बाजार का आकार तथा अपस्ट्रीम या विनिर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता एवं डाउन स्ट्रीम या वस्तु उत्पादन के पश्चात विनिर्माण के बीच संबंध आदि होते हैं। इस प्रकार क्षेत्रक विशेष विनिर्माण में वृद्धि के लिए उत्पादन सब्सिडी तब तक कारगर नहीं होती है जब तक कि विनिर्माण से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण कारकों के महत्व को नहीं समझा जाता और उनमें से इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ योजनाओं को कुछ चैंपियंस के बजाय अधिक से अधिक भागीदारों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। सब्सिडी पर निर्भर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिसका परिणाम यह होगा कि बाद के चरण में इन लाभों को वापस लेने के लिए औद्योगिक दक्षता कम होगी और इस वजह से संबंधित विनिर्माण क्षेत्रक और उस क्षेत्रक से जुड़ी कंपनियों की उत्पादकता में भी गिरावट आ सकती है। बड़ी कंपनियों पर अधिक बल देने के संदर्भ में कि इस योजना के लाभार्थी क्षेत्रक जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल टेक्सटाइल में बड़ी कंपनियों का ही वर्चस्व रहा है और यह भारतीय औद्योगिक ढांचा के वास्तविक स्वरूप का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि भारतीय औद्योगिक क्षेत्रक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में अधिक महत्व है। मूल्यांकन में कठिनाई के संदर्भ में देखें कि योजना के तहत केंद्रीकृत डेटाबेस का न होना मूल्यांकन प्रक्रिया को जटिल बना देता है, जबकि केंद्रीकृत डेटाबेस से उत्पादन या निर्यात में वृद्धि जैसी सूचनाओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है। सूचना उपलब्ध नहीं होने से पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं और कदाचार को बढ़ावा मिलता है और इससे अविश्वास बढ़ता है तथा नीतिगत ढांचा और कमजोर हो जाता है। तो इसके संदर्भ में ये प्रमुख चुनौतियां हैं। अब आता है कि PLI 6 योजना के क्षेत्रक वाले योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रकों के संदर्भ में देखें कि इसके अंतर्गत पहला क्षेत्रक आता है जैसे चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक घटक, फार्मा या औषधियाँ, खाद्य उत्पाद, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक और ID हार्डवेयर, ड्रोन घटक, ड्रोन, एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी, दूरसंचार और नेटवर्क, फार्मा, API और KSM, व्हाइट गुड्स, विशेष इस्पात, सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, इलेक्ट्रिक और IT हार्डवेयर इसके अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रक आते हैं। PLI योजना की उपलब्धियों जिसमें उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अनुसार देखें तो वित्त वर्ष 2021-22 में विनिर्माण क्षेत्रक में FDI के अंतर्वाह में 76% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। निर्यात में 2.56 लाख करोड़ की रुपए की वृद्धि हुई है। लगभग 3,25,000 रोजगार सृजित हुए हैं। मार्च 2023 तक 62,500 करोड़ का वास्तविक निवेश प्राप्त हुआ है। दूरसंचार क्षेत्रक में आयात की जगह घरेलू विनिर्माण मामले में 60% का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसके संदर्भ में इसके प्रमुख योजना के अनुसार प्रमुख उपलब्धियां हैं। अब आता है इसके आगे की राय में देखते हैं कि इसमें क्या क्या सुधार किए जाना चाहिए और इसमें क्या सुझाव हो सकते हैं कि भविष्य में इस योजना को और बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। सही पहला आता है कि सहयोग को बढ़ावा देना। नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक जगत, अनुसंधान संस्थानों तथा अकादमिक जगत के बीच निरंतर सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। संस्थागत तंत्र को मजबूत करना कि योजना के लक्ष्य के अनुरूप इसे लागू करने के लिए एक ऐसे मजबूत तकनीकी रूप से विकसित संस्थागत तंत्र की आवश्यकता होती है जो शासन के उच्चतम स्तर के प्रति जवाबदेह होती है। योजना का आसान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संदर्भ में PLI योजना का व्यवस्थित और कुशल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए नौकरशाही बाधाओं को कम करने और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। समय पर मूल्यांकन के संदर्भ में कि PLI योजना के परिणामों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करने से उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है जिसमें सुधार की आवश्यकता है और इससे आवश्यक परिवर्तन पर लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद मिलेगी। MSME पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में कि MSME पर प्रोत्साहन देने के लिए PLI योजना के भीतर अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं तथा योजना का पात्र बनने के लिए MSME निवेश की सीमा को कम रखकर योजना में भाग लेने और इसका लाभ उठाने के लिए समर्पित समर्थन तंत्र शुरू करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। PLI के साथ अन्य सुधार करना जैसे देश में व्यावसायिक परिवेश को और बेहतर बनाने के लिए PLI योजना के तहत कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं जिनमें पारदर्शी और पूर्व अनुमान योग्य नीतिगत विचारधारा या फ्रेमवर्क शामिल होता है। और PLI योजना के साथ साथ कौशल विकास कार्यक्रमों और प्रौद्योगिकी सुधार पहलों को भी सहायता देने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख सुझाव हैं। अब आता है भारत के उर्वरक क्षेत्रक के बारे में। अभी तक हमने विद्युत क्षेत्रक में और खान क्षेत्र में हर एक प्रत्येक क्षेत्र में देखा, तो अब हम देखते हैं उर्वरक क्षेत्रक के संदर्भ में कि हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किसानों के लिए नवीन योजनाओं के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी। इस पैकेज के तहत कुल परिव्यय में 3.70 लाख करोड़ रुपए हैं। इससे संबंधित तथ्य में देखते हैं कि इसके योजनाओं स्वीकृत योजनाओं के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो पहले नंबर पर आती है PM प्रमाण योजना। PM प्रणाम के अंतर्गत PM प्रणाम यह 2023-24 के बजट में घोषित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना है। गोवर्धन संयंत्रों से प्राप्त जैविक उर्वरकों के लिए बाजार विकास सहायता हेतु 1,452 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
गोवर्धन योजना को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2018 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य गांव की स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डालना और मवेशियों से उत्पन्न अपशिष्ट और अन्य जैविक अपशिष्ट से धन व ऊर्जा को पैदा करना। सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत के संदर्भ में कि सल्फर लेपित यूरिया की शुरुआत में मृदा में सल्फर की कमी को दूर करने और उससे किसानों की इनपुट लागत को कम करने हेतु पहली बार सल्फर लेपित यूरिया का उपयोग करने की शुरुआत की गई है। यूरिया गोल्ड वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले नीम लेपित यूरिया की तुलना में अधिक किफायती और दक्ष होता है। सरकार ने यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक यानी अगले 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य 2025-26 में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यूरिया के स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करना होता है। इसके संदर्भ में यह दिया गया है। अब आता है कि भारत में उर्वरक क्षेत्र के संदर्भ में देखते हैं कि भारत का स्थान किस विश्व में किस रैंक पर है। पहला आता है कि चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरिया उपभोक्ता देश भारत है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता देश है। उर्वरकों को तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व में उर्वरक सामग्री में सबसे बड़ा आयातक में से भी एक है। अब जानते हैं स्वीकृत योजनाओं के महत्व के बारे में। स्वीकृत योजनाओं के महत्व के माध्यम में समझते हैं कि संधारणीय कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, प्राकृतिक या जैविक खेती के उपयोग को बढ़ावा देना, मृदा की उत्पादकता को फिर से बहाल करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पराली जैसे फसल अवशेषों के बेहतर उपयोग की मदद से वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और स्वच्छता में सुधार करने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके जरिए अपशिष्ट से धन उत्पन्न करने में भी मदद मिलेगी। तो इसके संदर्भ में इसके कुछ इंपोर्टेंस है। अब जानते हैं भारत में उर्वरक उद्योग के बारे में कि उर्वरक ऐसी सामग्रियां होती हैं जिनका उपयोग ऐसी मृदा में किया जाता है जिसके अंदर पोषक तत्वों की कमी होती है। इसके जरिए पौधों के सभी तरह के पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं और यह एक रासायनिक उत्पादक होते हैं जो खनन तथा उत्पादन के जरिए प्राप्त किया जाता है। यह 8 कोर उद्योगों में से एक है, जिसमें से कुल उर्वरक खपत में यूरिया की हिस्सेदारी 2/3 होती है। भारत में पोटास की आवश्यकता को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। उर्वरकों को प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में विभाजित किया गया, जिसमें प्राथमिक उर्वरकों को पुनः मृदा की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले पोषक तत्वों के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फेटिक उर्वरक, अमोनियम फास्फेट, पोटास शामिल होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्राथमिक उर्वरक के प्रमुख उदाहरण हैं। अब आता है द्वितीयक उर्वरक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर आते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, जिंक, बोरोन और क्लोराइड आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि भारत में उर्वरकों से जुड़ी प्रमुख चिंताओं के बारे में कि पहला आता है मृदा के क्षरण से संदर्भ में। यूरिया के अत्यधिक उपयोग में मृदा की उर्वरकता और फसल की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे कीटों से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा मृदा की उर्वरकता कम होने और अमोनिया की विषाक्तता से भी पौधों को नुकसान होती है। यूरिया के क्षरण से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में देखें कि नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पदार्थों जैसे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग सुपोषण का कारण बन जाते हैं। इसमें शैवाल पृष्ठन, ऑक्सीजन की कमी और जलीय जीवन के नुकसान पहुंचता है। इसके चलते खाद्य सुरक्षा या खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी संतुलन भी बाधित होता है। नाइट्रोजन आधारित उर्वरक नाइट्रेट्स उत्सर्जित करती हैं, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस होती है। यह गैस जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में देखें कि कृषि से होने वाले अमोनिया उत्सर्जन वाहन से धुआं से निकलने वाले प्रदूषण के साथ मिश्रित होकर वायु में खतरनाक कण पैदा कर सकता है। इससे श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। उर्वरकों में मौजूद नाइट्रेट या फास्फेट रसायन भूजल में प्रवेश कर जाते हैं और इससे पेयजल स्रोतों को दूषित कर सकते हैं और इसके चलते वयस्कों में कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। राजकोषीय बोझ के संदर्भ में देखें कि सरकार किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक प्रदान करती है, जिससे सरकार पर भारतीय वित्तीय बोझ पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे 2021 और 22 में कुल उर्वरक सब्सिडी की लागत 1.62 लाख करोड़ रुपए थी। अकुशलता को बढ़ावा देने के संदर्भ में कि किसी कंपनी को मिलने वाली सब्सिडी उसकी उत्पादन लागत से निर्धारित होती है, यानी कि लागत जितनी अधिक होगी सब्सिडी भी उतनी अधिक होगी। इसके परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादन लागत वाली अकुशल कंपनियां इससे लाभान्वित होती है। कम लागत को बढ़ावा देने के लिए उस प्रोत्साहन को उद्देश्य को विफल हो जाता है। आयात निर्भरता के संदर्भ में भारत यूरिया का शीर्ष आयातक है और इसमें विशाल कृषि के लिए आवश्यक वार्षिक डाई अमोनियम फास्फेट का औसतन 7 मिलियन टन आयात करता है।
सीमित जागरूकता के संदर्भ में कि देश में मृदा परीक्षण और उर्वरकों में वैज्ञानिक उपयोग के साथ साथ पोषक तत्वों को संतुलित इस्तेमाल के संदर्भ में जागरूकता की कमी के कारण इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है। इससे लंबे समय में मृदा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और भारत के लिए आदर्श एनपीके का जो अनुपात होता है वह 4:1 के रेशियो में होता है। हालांकि यह 2022 के खरीफ फसल सीजन में समग्र अनुपात का 12.8 रेशियो 5.1 रेशियो और 1 के स्तर पर पहुंच गया था। आगे की राह में देखते हैं कि इसमें आता है जैसे कुशल उपयोग का होना, कि भारत के जरूरत के आधार पर उर्वरकों के उपयोग को उर्वरक दक्षता में सुधार पर ध्यान देना चाहिए, स्थानीय उत्पादकता में बढ़ावा देना चाहिए, संधारणीयता होनी चाहिए, मृदा परीक्षण होना चाहिए और जागरूकता के संदर्भ में किसानों को शिक्षित करने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता और अनुसंधान और विकास किए जाने चाहिए, जिससे उर्वरक दक्षता और वृक्ष पोषक तत्वों की उपयोग की दक्षता में सुधार करने के लिए मृदा में धीमी दर में घुलने वाले उर्वरकों को बढ़ावा देने की आवश्यकता हो। अब आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम विनिमय के बारे में। हाल ही में कई विशेषज्ञों ने कहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए उनका विनिमय आवश्यक होता है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम का विनिमय के संदर्भ में कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कार्यकारी आदेश के जरिए स्टार्टअप को परिभाषित किया है। साथ ही स्टार्टअप कंपनियों के लिए कुछ परिचालन और अनुपालन संबंधी नियमों को भी छूट दी गई है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग किसी व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में मान्यता देता है और यह मान्यता स्टार्टअप इंडिया के हिस्से के रूप में दी जाती है। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसमें मान्यता मिलने पर स्टार्टअप्स को करों में 3 वर्षों के लिए छूट प्रदान की जाती है। सेबी स्टार्टअप्स को सूचीबद्ध करने के लिए नियमों को अधिसूचित करता है और RBI ने भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन चालू की है, जिसे विनियामकीय ढांचे के दायरे में सीमा पार लेन देन के लिए मार्गदर्शक या सहायक प्रदान करने हेतु बनाया गया है। अब आता है कि भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, कि स्टार्टअप से तात्पर्य उससे होता है जो अपने कामकाज के संचालन के प्रारंभिक चरण की एक ऐसी कंपनी होती है जो विचारों और नवाचार, जोखिम उठाने तथा कुछ करने की संभावना से प्रेरित होती है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की स्थिति के बारे में जाने तो भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है तथा 100 से अधिक यूनिकॉर्न सहित DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 80,000 हो गई है। टेक स्टार्टअप्स के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है और लगभग 40% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 के शहरों में आते हैं। स्टार्टअप कल्चर की आवश्यकता क्यों है, इसके संदर्भ में देखते हैं कि विचारों, नवाचारों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के विकास के लिए, भविष्य में अपने कामकाज का विस्तार कर संपत्ति के सृजन के लिए, किफायती स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए आदि में इसमें स्टार्टअप की आवश्यकता है। अब आता है बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों के संदर्भ में देखते हैं कि पहला आता है कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया की योजनाएं की शुरुआत की गई है। प्रारंभिक चरण में सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लागू की गई है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स की योजना शुरू की गई है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म पर स्टार्टअप्स को भी जगह दी गई है। अंतर सरकारी सहयोग के जरिए वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान की जा रही है। त्वरित पेटेंट पेदायगी और सरलीकृत नियमों के साथ IPR संरक्षण के लिए समर्थन दिया जा रहा है। अब आता है स्टार्टअप की विनिमय से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में देखते हैं कि गठन और निगमन के संदर्भ में, कि भारत में किसी कंपनी को शुरू करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। भारत में किसी भी कंपनी को स्थापित करने में 2 से 3 महीने का समय लगता है, जबकि सिंगापुर में औसतन 2 दिनों में ही नई कंपनी स्टार्ट हो जाती है। अनुपालन संबंधी बोझ के संदर्भ में देखें कि जटिल अनुपालन तंत्रों के कारण लाइसेंस, परमिट आदि प्राप्त करने में अधिक समय लगता है और संसाधनों की बर्बादी भी होती है। विनिमय के संदर्भ में विनिमय से संबंधित मुद्दे आते हैं कि भारत में बार बार होने वाले नीतिगत परिवर्तनों के कारण स्टार्टअप्स को विनियामकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि विवाद समाधान के संदर्भ में देखा गया। इससे स्टार्टअप्स को अपने व्यवसाय के लिए योजना बनाना और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन हो जाता है। वित्त पोषण के अभाव के संदर्भ में देखें कि यह नए भारतीय स्टार्टअप्स को अपने शुरुआती चरण में वित्त जुटाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इसका कारण यह होता है कि यह वेंचर कैपिटल्स कंपनियां पहले से ही स्थापित स्टार्टअप्स को वरीयता दी जा चुकी है। इसके अलावा वित्तीय प्रतिबंधों के कारण भारत में नए व्यवसायों को वित्त पोषित करना भी मुश्किल होता है और वित्तीय प्रतिबंधों के कुछ उदाहरण जैसे परिवर्तनीय नोटों के माध्यम से धन जुटाने पर निषेध, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सीमाएं आदि होती हैं। बौद्धिक संपदा के संदर्भ में देखें कि स्टार्टअप्स को अपने
बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस कारण यह है कि यह आईपीआर को लागू करना एक समय लेने वाला और महंगा कार्य होता है। साथ ही स्टार्टअप्स को आईपीआर के उल्लंघन के विवादों से निपटने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कराधान के संदर्भ में देखें कि स्टार्टअप्स को मिले कर लाभों के बावजूद उन्हें कर अनुपालन में संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ता है और यह परेशानी तब आती है जब ट्रांसफर प्राइसिंग, शेयरों का मूल्यांकन, एंजल निवेश पर कराधान जैसे मुद्दे सामने लाते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग के संदर्भ में देखें कि एक ही कंपनी की अलग अलग इकाइयों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान ट्रांसफर प्राइसिंग कहलाता है। आगे की राय में देखते हैं कि इसके लिए सैंडबॉक्स अप्रोच होना चाहिए। विनामिकीय सैंडबॉक्स की स्थापना करनी चाहिए और स्टार्टअप्स को नियंत्रित परिवेश में नवीन उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण करने की अनुमति प्रदान करता है और इससे स्टार्टअप्स को अस्थायी विनामिकी छूट भी प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आरबीआई को समय समय पर फिनटेक विनामिकी सैंडबॉक्स निर्मित करता है। वित्त पोषण को सक्षम करने की नीति के संदर्भ में देखें कि यह विजन, उद्देश्यों, विकास क्षमता को जोड़ देने वाली एक व्यापक सटीक व्यापार नीति बनाने की जरूरत है। इसमें वेंचर कैपिटलिस्टिक, एंजल निवेशकों आदि से फंडिंग आकर्षित करने में मदद मिलती है। स्टार्टअप्स द्वारा विनियामकों या निवेशों में बेहतर पालन के संदर्भ में देखें कि प्रारंभिक विनियमों का गहन शोध करना, कानूनी सलाह लेना, पारदर्शिता और अनुपालन को बनाए रखना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने से प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिए और इससे नियमों के पालन से जुड़ी बाधाओं को मदद मिलेगी। बहुहितधारक दृष्टिकोण का होना कि इसका उपयोग उद्योग संघों में शामिल होकर नीति को प्रभावित करने, सरकारी एजेंसी और हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने और एंट्री एग्जिट समस्या जैसे मुद्दों के समाधान के लिए विनामिकीय संबंधी सुधारों की वकालत के लिए किया जा सकता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा, पेटेंट संबंधी जांचों को लेकर आईपीआर सुविधा केंद्रों की स्थापना करके तथा लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके आईपीआर से संबंधित सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाया जा सकता है। इसके संदर्भ में है। अब आता है निवेशक सेवा कोष और निवेशक सुरक्षा कोष के बारे में। हाल ही में सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपोजिटरी द्वारा देखरेख में किए जाने वाले निवेशक सुरक्षा कोष या निवेशक सेवा कोष में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हुए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत में निवेशक सुरक्षा संबंधी विनियामकी ढांचे की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की थी, जिसमें कोर्ट ने भारतीय निवेशकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए भी सुझाव दिए थे। जिसमें उपायों में सुझाव दिए गए थे कि निवेशकों के साथ धोखाधड़ी, उच्च जोखिम वाले निवेश और बाजार में हेरफेर जैसे जोखिमों और सुभेद्यता को देखते हुए दिया गया। इसी संदर्भ में सेबी ने आईपीएफ और एआईएसएफ स्थापना के लिए विनियामकी सुधारों की भी घोषणा की है। निवेशक सुरक्षा कोष के बारे में। निवेशक सुरक्षा कोष क्या होता है और इसके उद्देश्य को जानते हैं कि इसकी स्थापना स्टॉक एक्सचेंज के भागीदारों के हितों की रक्षा करना, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर या निवेशकों की रक्षा करने के संदर्भ में की गई थी। इसकी स्थापना सभी स्टॉक एक्सचेंजों या डिपोजिटरी के लिए आईपीएफ की स्थापना करेगा तथा इसका प्रशासन स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी के आईपीएफ के प्रशासनिक कामकाज की देखरेख इसी उद्देश्य से बनाए रखे गए अलग अलग ट्रस्टों द्वारा की जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी के आईपीएफ ट्रस्ट में 5 ट्रस्टी शामिल होंगे, जिसमें आता है पहला कि लोकहित से जुड़े 3 निर्देशक और दूसरा आता है कि सेबी की मान्यता प्राप्त निवेशक संघों से 1 प्रतिनिधि तथा मुख्य विनियामकी अधिकारी या अनुपालन अधिकारी। इसके अंतर्गत कुछ 5 ट्रस्टी शामिल होते हैं। सीआरओ या चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर या सीओ जो कंप्लायंस ऑफिसर हो को छोड़कर किसी भी ट्रस्टी का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, जो सेबी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। पृथककृत निधि के संदर्भ में देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी यह सुनिश्चित करेगी कि आईपीएफ ने धनराशि पूरी तरह से अलग कर रहे हैं और साथ ही उन्हें यह भी देखना होगा कि वह आईपीएफ क्रमशः स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी की किसी भी देयता से मुक्त हो। समीक्षा के संदर्भ में देखें कि स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी यह सुनिश्चित करने के लिए एक अर्धवार्षिक समीक्षा करेंगे जो आईपीएफ की राशि उसे उचित स्तर पर है या नहीं, इसके संदर्भ में। अब जानते हैं डिपोजिटरी के बारे में कि डिपोजिटरी क्या होता है। डिपोजिटरी एक ऐसा वित्तीय संस्थान या संगठन होता है जो व्यवसायों या वित्तीय व्यक्तियों से वित्तीय लिखतों की डिपोजिटरी स्वीकार करता है। वह स्टॉक या ब्रांड जैसे वित्तीय लिखतों को खरीदने और बेचने में भी सहायता करता है। जैसे उदाहरण के लिए डीमैट खाते भारत में केवल अग्रलिखित डिपोजिटरी में ही खोले जा सकते हैं। सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज और नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड इसके अंतर्गत प्रमुख संस्थान है। अब आता है आईपीएफ में अंशदान और आईपीएफ में उपयोग के संदर्भ में। सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज के संदर्भ में देखते हैं कि इसका अंशदान क्या होता है और इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। इसके अंशदान में देखें कि यह है स्टॉक एक्सचेंज प्राप्त हुए लिस्टिंग शुल्क का 1% होता है और आम जनता के समक्ष सब्सक्रिप्शन के लिए प्रतिभूतियों की पेशकश के साथ जारीकर्ता कंपनियों द्वारा रखी गई 1% सिक्योरिटी डिपोजिटरी का पर प्राप्त ब्याज का 100% होता है।
सेबी के नियमों की पालन न करने पर ट्रेडिंग करने वाले सदस्यों और सूचीबद्ध कंपनियों से वसूला गया जुर्माना होता है और आईपीएफ में किए गए किसी भी निवेश में प्राप्त ब्याज और आय का कम से कम 70% होता है। इसमें स्टॉक एक्सचेंज में आईपीएफ के उपयोग के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें आता है कि डिफॉल्ट होने वाले ट्रेडिंग मैनेजर्स के ग्राहकों को वैध निवेश दावों का निपटान करने में, निवेशकों के अंतरिम राहत संबंधी भुगतान करने में इसका प्रमुख उपयोग होता है। डिपोजिटरी के संदर्भ में इसके अंशों को देखें कि इसमें डिपोजिटरी में कामकाज में उन्हें प्राप्त लाभ का 5% होता है। डिपोजिटरी प्रतिभागियों और अन्य सदस्यों में प्राप्त सभी जुर्माने व दंड होते हैं और आईपीएफ से किए गए किसी भी निवेश से प्राप्त ब्याज या आय होता है। इसके उपयोग के संदर्भ में देखें कि यह निवेशक शिक्षा और निवेश जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में है, जिसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार संबंधी साक्षरता को बढ़ाना, प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी को बढ़ावा देना होता है। बेनिफिशियल ओनर के वैध दावों में पूरा करने के संदर्भ में कि बेनिफिशियल ओनर एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य के नाम पर संपत्ति के स्वामित्व का लाभ उठाता है या डिपोजिटरी के संदर्भ में कुछ लाभ और उसके आईपीएल के कुछ निवेशक के अंश के संदर्भ में दिया गया है। अब आता है निदेशक सेवा कोष के बारे में कि निदेशक सेवा कोष का उद्देश्य निवेश करने वाली जनता को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे निवेश शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, कंपनियों की जानकारी प्रदान करना आदि इसके संदर्भ में होता है, जिसका वित्त पोषण स्टॉक एक्सचेंज को आईसीएफ के लिए लिस्टिंग शुल्क का कम से कम 20% निवेश करने वाली जनता की सेवाएं प्रदान करने के लिए अलग रखना होगा। पर्यवेक्षण इसका आईसीएफ की निगरानी विनियामकी निरीक्षण समिति के द्वारा की जाती है और यह निरीक्षण समिति स्टॉक एक्सचेंजों क्लियरिंग कॉर्पोरेशन विनिमय 2018 द्वारा घोषित बाजार अवसंरचना संस्थानों के लिए 7 समितियों में से एक है। स्टॉक एक्सचेंज में आईएसएफ के उपयोग के बारे में किया निवेशक शिक्षा निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में है। कोष का कम से कम 50% हिस्सा टियर सेकंड और थर्ड में शहरों में खर्च किया जाएगा। मध्यस्थों के प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च के संदर्भ में इसके कुछ उपयोग होते हैं। खर्च ना हो पाए इस स्थिति में आईपीएफ या आईएसएफ के ट्रांसफर के संदर्भ में कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज या डिपोजिटरी बंद हो जाता है तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है और वह अपना कामकाज करना बंद कर देता है, तो स्टॉक एक्सचेंज और डिपोजिटरी के पास खर्च में ना आने वाले आईपीएफ और आईएसएफ की शेष राशि सेबी के निवेशक संरक्षण शिक्षा कोष में ट्रांसफर कर दी जाती है। अब आता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट के बारे में। यह एक प्रकार का ऐसे वित्तीय संस्थान होता है जो स्टॉक मार्केट या पूंजी बाजार में दैनिक संचालन या काम करने के लिए आवश्यक अवसंरचना प्रदान करती है, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी, क्लियरिंग हाउस और सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट के उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष के बारे में। निवेशक संरक्षण एवं शिक्षा कोष की स्थापना सेबी द्वारा 2007 में की गई थी और इसे सेबी अधिविनिमय 2009 के तहत विनियमित किया गया था। इसका उपयोग निवेशकों की सुरक्षा और निवेशक शिक्षा तथा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। सेबी द्वारा अंशदान, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान एवं दान, सुरक्षा, जमा और गैर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में आईपीएफ, आईएसएफ में जमा राशि आदि के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। निष्कर्षों के संदर्भ में देखें कि आईपीएफ, आईएसएफ की विनियामकी ढांचे में निवेशकों को वित्तीय रूप से जागरूक करने और इन्हें संस्थागत रूप से सुरक्षा प्रदान करने में मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें भविष्य में इन उपायों का वित्तीय साक्षरता और बाजार पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्यम वर्ग के बारे में कि कई विशेषज्ञों का मानना है कि देश की आर्थिक महत्वाकांक्षा पूरी तरह से साकार करने के लिए विशाल, विस्तृत और तेजी से समृद्ध होते विशुद्ध मध्यम वर्ग की आवश्यकता है, जिसके संदर्भ में भारत में मिडिल क्लास के संदर्भ में देखते हैं कि आखिर मिडिल क्लास वर्ग होते क्या है तथा इस वर्ग में कितने लोग आते हैं तथा इस वर्ग में कब क्या सुधारों का महत्व रहा, इनके संदर्भ में जानते हैं। मध्यम वर्ग वाले लोग वो होते हैं जो वर्किंग क्लास या फिर दैनिक मजदूरी या वेतन वाले या अपर क्लास के बीच लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और यह उच्च वर्ग की भांति ना तो सभी सुविधाओं से संपन्न होती है, ना ही निम्न वर्ग की भांति सभी सुविधाओं से वंचित होते हैं। इस वर्ग में केवल पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी और भारत की सिटीजन एनवायरमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत की 31% आबादी मध्यम वर्ग की है, जिसमें 2047 के बाद 47 तक 61% पहुंचने का अनुमान हो और देश की लगभग 1/4 संपत्ति मध्यम वर्ग के पास ही है। मध्यम वर्ग के लिए 1991 में सुधारों का महत्व था कि 1990 के दशक में मध्यम वर्ग का आकार कुल जनसंख्या के 1% से कम था और 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद आर्थिक समृद्धि में मध्यम वर्ग के आकार में काफ़ी विस्तार हुआ है। यह कहा जाता है कि वर्तमान मध्यम वर्ग का इस दौर में महत्व बढ़ गया।
अब जानते हैं कि मध्यम वर्ग क्यों महत्वपूर्ण है। पहला तो आता है इसके संदर्भ में कि उच्च खपत का होना। देश में कुल उपभोक्ता व्यय में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी लगभग 70% है। यही कारण है कि उपभोक्ता संबंधी टिकाऊ वस्तुओं, आवास, शॉपिंग मॉल और अन्य अवसंरचना की मांग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। कर में भागीदारी के संदर्भ में देखें कि कुल करदाता आधार में मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी का लगभग 79% होते हैं, जिसमें एक मजबूत कर आधार किसी देश की स्वास्थ्य जैसे शिक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसी सामाजिक सेवाओं को वित्त पोषित करने में की क्षमता को बढ़ाता है। बचत और मानव पूंजी के संदर्भ में देखें कि यह आय, व्यय और बचत की मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के लगभग 50% होती है और इस वर्ग की बचत एवं मानव पूंजी में प्रमुख भागीदारी होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यम वर्ग के परिवारों में बचत दर और मानव पूंजी में निवेश करने की इच्छा अधिक होती है। समृद्धिकारी चक्र के संदर्भ में देखें कि एक बार जब मध्यम वर्ग का आकार एक निश्चित सीमा को पार कर जाता है तो समृद्धिकारी चक्र शुरू हो जाता है। ऐसे में एक विशालकाय मध्यम वर्ग अधिक व्यय करता है, जिससे व्यवसायिक लाभ तो होता ही है, साथ ही बचत और निवेश में भी वृद्धि होती है। इससे अधिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता है और अंततः एक बड़ा मध्यम वर्ग तैयार हो जाता है। अब आता है मध्यम वर्ग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के संदर्भ में कि इसमें रहन सहन की लागत में वृद्धि होती है। कि पिछले कुछ वर्षों में एक टिपिकल मिडिल क्लास की जीवन शैली पर होने वाला खर्च उसकी आय की तुलना में तेजी से बढ़ा हुआ था। इसका कारण है कि यह वर्ग अमीर लोगों के अनुसरण के लिए किए जाने वाले उपभोग पैटर्न की नकल करने लगा है। चिंता की बात यह आती है कि इन प्रवृत्तियों के कारण मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और इससे लंबे समय तक परेशानी का कारण बन सकता है। इसके अलावा तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति ने इस वर्ग की क्रय शक्ति को भी कम कर दिया है। साथ ही मिडिल क्लास के घरेलू बजट का एक बड़ा हिस्सा भोजन और ईंधन पर भी खर्च हो जाता है। अनौपचारिक क्षेत्र का बढ़ता दायरा की दयनीय स्थिति में फंसे मध्यम वर्ग के व्यवसायिक अनौपचारिक क्षेत्र का कारण और परिणाम दोनों माना जाता है, जिसमें एक अनुमान के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र लगभग 90% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन के केवल 1/3 हिस्से का ही योगदान करता है। योगदान व लाभ में अंतर के संदर्भ में देखते हैं कि मध्यम वर्ग के बीच यह धारणा होती है कि करों के रूप में उनका योगदान सरकार की सेवाओं से उनसे मिलने वाले लाभों की से कहीं अधिक होता है। सामाजिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का कम अवसर की मध्यम वर्ग को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देश में सामाजिक रूप से आगे बढ़ने के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। इसके अलावा जाति, लिंग आधारित भेदभाव जैसी बाधाएं उनके सामाजिक आर्थिक रूप से बढ़ने से रोकती है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए आगे की राह में देखते हैं कि यह सार्वजनिक अवसंरचना में सुधार करना होगा, औपचारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना होगा, जिससे अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर भारी लाभ पहुंच सके। रहन सहन की लागत से जुड़ी समस्याओं से निपटना होगा, जिससे घर के स्वामित्व सहित अच्छा, किफायती और सुलभ मध्यम वर्ग की खुशहाल स्थिति का एक प्रमुख तत्व है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की सहायता करनी होगी, जिससे तृतीय स्तरीय शिक्षा के लिए अलग अलग नीतियों के माध्यम से मध्यम आय वर्ग के परिवारों की छात्र छात्राओं की सहायता करनी चाहिए। कराधान प्रणाली में संभावित सुधार के संदर्भ में एक ब्रैकेट कीप होना चाहिए, जिससे कर दरों में मुद्रास्फीति से प्रेरित वृद्धि को समाप्त करने का विचार किया जा सकता है और यह विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं को प्रभावित करती है। कर के भार को मध्यम वर्ग के अलावा अन्य व्यापक क्षेत्रों में भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिससे पूंजीगत या पूंजीगत लाभ, संपत्ति, विरासत से संबंधित आय आदि से शामिल होता है। अब जानते हैं भारत में रेलवे सुरक्षा के संदर्भ में। हाल ही में ओडिशा के बालासोर जिले में हुई रेल दुर्घटना ने भारत में रेलवे सुरक्षा से संबंधित जुड़े मुद्दों पर चर्चा का विषय बना दिया है। भारत में रेलवे सुरक्षा से संबंधित, जिसमें आता है सबसे पहले वित्त संबंधी मुद्दे के बारे में कि सुरक्षा पर सीमित व्यय, जैसे मार्च 2023 में एक संसदीय समिति ने कहा था कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष के लिए निर्धारित वार्षिक वित्त पोषण का एक बार भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया गया। नकारात्मक परिचालन के अनुपात के संदर्भ में देखें कि यात्री परिवहन और माल ढुलाई के में प्राप्त आय और कामकाज संबंधी व्यय के बीच में अनुपात को परिचालन अनुपात कहा जाता है, जो 2021-22 में भारतीय रेलवे के परिचालन अनुपात का 107.4% और साधारण भाषा में इनका मतलब यह है कि यह 2021-22 में रेलवे में यात्री परिवहन तथा माल की ढुलाई में 100 रुपये कमाने के लिए 107 रुपये खर्च किए हुए। ऐसे में नकारात्मक परिचालन अनुपात के कारण रेलवे में अपग्रेडेशन और सुरक्षा का कम खर्च हो पाता है। अब आता है अवसंरचना संबंधी मुद्दे में देखते हैं तो इसमें आता है कि पटरी से उतरने के संदर्भ में कि भारत में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक ने दिसंबर 2022 में भारतीय रेलवे में ट्रेनों की पटरी से उतरने की घटनाओं के शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 4 साल की अवधि में रेलवे में 69% घटनाएं रेल की पटरी से उतरने के कारण हुई थी, जिसमें कैग ने ट्रैक की खराबी, इंजीनियरिंग और रखरखाव संबंधी समस्याएं एवं परिचालन संबंधी त्रुटियों जैसे मुद्दों को ट्रेनों की पटरी से उतरने
के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारणों के रूप में चिन्हित किया हुआ था। आधुनिकीकरण और ट्रैक नवीनीकरण अभाव के संदर्भ में की दैनिक यात्रा के लिए उपयोग करने वाले अधिकांश रेल यात्री जनरल श्रेणी के डिब्बों में सफर करते हैं। इस श्रेणी में डिब्बों में आधुनिकीकरण के अधिक प्रयास नहीं किए गए हों और 2017 और 2021 के बीच पटरी में उतरने वाले 289 घटनाएं जो ट्रैक नवीनीकरण के चलते घटित हुई थी। पटरियों पर क्षमता पर अधिक रेल के संदर्भ में कि देश भर में 10,000 किलोमीटर रेल पटरियों की क्षमता से अधिक उपयोग होता है और इसके चलते ट्रैक, इलेक्ट्रिक और रीशलिंग संरचना का रखरखाव एवं खामियों में भी दूर से कठिनाई होती है। अब आता है, हम जानते हैं कि रेलवे सुरक्षा भारत में रेलवे सिस्टम इकोसिस्टम के बारे में, जिसमें प्रचालन के स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर। परिचालन के स्तर पर रेलवे इकोसिस्टम या रेलवे सेफ्टी इकोसिस्टम जैसे अग्निशामक का उपयोग होना, ट्रैक प्रबंधन प्रणाली, कवच, ट्रैक सुरक्षा के लिए ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और अल्ट्रासोनिक से त्रुटि का पता लगाना। प्रशासनिक स्तर पर देखें तो इसमें रेलवे सुरक्षा आयोग का होना, रेलवे मूल्यह्रास आरक्षित निधि, राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष और रेलवे सुरक्षा बल इसके प्रशासनिक स्तर पर इसके सेफ्टी इकोसिस्टम में। अब आता है रेलवे सुरक्षा आयोग के बारे में। रेलवे सुरक्षा आयोग का यह है इसका जो मुख्यालय है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश है। यह नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसमें प्रशासनिक नियंत्रण में रखने के कारण CRS को रेलवे प्रतिष्ठान के प्रभाव से अलग रखना और हितों के टकराव को रोकना होता है। और इसकी उत्पत्ति का नाम सबसे पहले रेलवे निरीक्षणालय था तथा इसे 1961 में रेलवे सुरक्षा आयोग के रूप में पुनः नामित किया गया था। अब आता है रेलवे इससे संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में, जैसे अनिवार्य सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं करना, जांच में देरी होना, टॉप डाउन अप्रोच का होना, यह संगठन संबंधी मुद्दे। मानव संसाधन संबंधी मुद्दे को देखें तो इसमें रिक्तियों का होना, अकुशल अप्रशिक्षित कर्मचारी होना, लोको पायलटों का से अधिक काम लिया जाना। अब देखिए कि रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में, कि रेलवे में अधिकांश दुर्घटनाएं ट्रेनों की पटरी से उतरने से संबंधित होती है और सहस्त्राब्दी के शुरुआत में ट्रेनों की पटरी से उतरने से संबंधित दुर्घटनाओं की संख्या में लगभग 350 प्रतिवर्ष थी, जिसे 2 दशकों में दौरान घटकर 2021-22 में 22 हो गई। और रेल दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला आता है राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष, जिसे 2017 से 2018 में रेलवे के लिए एक समर्पित कोष के रूप में स्थापित किया गया था और इस कोष में 5 वर्षों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी और वर्ष 2022 में सरकार ने इस कोष में 5 वर्षों और बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस कोष का उद्देश्य रेलवे के महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधित कार्यों के बैकलॉग को पूरा करना, इसमें ट्रैक नवीनीकरण, पुलों को मजबूत करना और सिग्नल व्यवस्था में सुधार करना शामिल होता है। लिंक के हाफमैन बुश डिब्बों के उपयोग को बढ़ावा देने के संदर्भ में कि भारतीय रेलवे ने 1995 में लिंक के हाफमैन बुश डिब्बों का उपयोग करना शुरू किया था और ये डिब्बे पुराने ICF डिब्बों की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। ये डिब्बे डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम, सेंटर बफर कपलिंग सिस्टम और साइड सस्पेंशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस होते हैं। बजटीय व्यय में वृद्धि के संदर्भ में कि इस वर्ष सरकार ने रेलवे के लिए रिकॉर्ड 2.4 ट्रिलियन रुपए का पूंजीगत परिव्यय किया हुआ है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के 50% अधिक है, जिसका उद्देश्य पटरियों को अपग्रेड करना तथा क्षमता को बढ़ाना और नई ट्रेनें चलाना होता है। कवच प्रणाली की शुरुआत के संदर्भ में कि कवच प्रणाली यह एक सुरक्षा उपकरण है जो ट्रेनों को एक दूसरे से टकराने से रोकने का काम करता है। जैसे कवच के बारे में कि कवच भारतीय रेलवे की एक स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है जिसे 2012 में विकसित किया गया था और इसका नाम ट्रेन कार्निजन एवाइड सिस्टम होता है, जो बाद में कवच रख दिया गया। यह भारतीय उद्योग के संयुक्त से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन द्वारा विकसित एक स्वदेशी तकनीक होती है और यह सेफ्टी इंटीग्रेटेड लेवल 4 या मानकों द्वारा एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। कवच की मुख्य विशेषताओं पर नजर डालें तो इसमें यह ट्रेनों को लाल सिग्नल पर पार करने से रोकने में मदद करता है। यदि लोको पायलट ट्रेन को निर्धारित गति सीमा को नियंत्रित रखने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक को सक्रिय करके रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित कर सकता है। यह कार्यशील अवस्था को कवच सिस्टम से लैस 2 ट्रेनों में आपस में टकराने से रोकता है। आपात स्थिति में SOS यानी आपात संदेश भेजता है। इसे नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के जरिए ट्रेनों की आवाजाही की लाइव निगरानी की जाती है। कवच में त्रुटि की संभावना नहीं के बराबर होती है। अब जानते हैं कि कवच कैसे काम करता है।
कवच रेलवे ट्रैक पर एक निश्चित अंतराल पर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगे होते हैं, जिसमें यह टैग ट्रेन के TCAC यूनिट्स से सीधे सूचना प्राप्त करते हैं या सूचना भेजते हैं। इसके अलावा स्टेशनों पर रेडियो टावर के साथ स्थायी TCAS यूनिट्स स्थापित किए गए हैं, जिसे आसपास ट्रेन से कंप्यूटरित किया जाता है, और जब कोई ट्रेन एक के बाद दूसरे RFID टैग्स को पार कर जाती है तो इसकी दिशा और गति का पता चलता है। जब ट्रेन की चलने की दिशा में आने वाला सिग्नल लाल हो जाता है तो स्थानीय TCAS ट्रेन में लगे TCAS यूनिट्स को संकेत भेजता है और ट्रेन की गति को धीमा करके रोका जाता है, और यदि लोको पायलट ऐसा नहीं कर पाता है तो स्वचालित रूप से ब्रेक लग जाता है। तो यह कवच के संदर्भ में कि यह किस तरीके से कार्य करता है और इसके संदर्भ में कुछ मुख्य विशेषताएं, और जिसे 2012 में स्थापित किया गया था। अब आता है कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण हेतु कुछ प्रयास किए गए हैं। जैसे भारतीय रेलवे ने मशीनरी द्वारा ट्रैक रखरखाव की शुरुआत की है, और इसके तहत ट्रैक के रखरखाव की तकनीकी रूप से एडवांस मशीनों जैसे हाई आउटपुट टैंपिंग या स्टेबलाइजेशन मशीन आदि का उपयोग करना, तकनीकी रूप से एडवांस ट्रैक रिकॉर्डिंग कार का उपयोग कर पटरियों की निगरानी जांच संबंधी कार्यों को आधुनिक बनाया गया है। ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम जैसे वेब आधारित एक IT एप्लीकेशन है, इससे पुल से संबंधित पल पल की खबर के विश्लेषण, पुल में होने वाली क्षति के आकलन और बढ़ते लोड को बढ़न करने की क्षमता जैसी जानकारी को 24/7 उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया। सिग्नलिंग प्रणाली के संदर्भ में कि ट्रेन संचालन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की अपनाया जा रहा है। इंटरलॉकिंग एक ऐसी प्रणाली होती है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि गलत सिग्नल ना भेजे जाएं। गलत सिग्नल ना भेजने के संदर्भ में इंटरलॉकिंग का उपयोग किया जाता है। मानव रहित क्रॉसिंग को हटाने के संदर्भ में कि इसे 2022 के अंत तक भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क के तहत सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया है। रेल नेटवर्क के विद्युतीकरण के संदर्भ में भारतीय रेलवे ने देश के सभी ब्रॉड गेज रूट को विद्युतीकृत करने के लिए मिशन मोड काम कर रहा है, और मार्च 2023 तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी ब्रॉड गेज मार्गों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया था। रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती के संदर्भ में कि रोजाना अलग अलग राज्यों की GRP या गवर्नमेंट रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे में सुरक्षा प्रदान की जाती है, और इसके अलावा भारत सरकार संवेदनशील कुछ विशेष मार्गों में RPF को तैनाती कर ट्रेनों में सुरक्षा उपलब्ध करा रही है। रेलवे सुरक्षा के लिए सुझाव के संदर्भ में कि कैग द्वारा दिए गए सुझाव के बारे में कि दुर्घटना संबंधी जांच को पूरा कर उसे अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। रखरखाव संबंधी गतिविधियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करना चाहिए, और इसके लिए ट्रैकिंग रखरखाव के कार्य को पूरी तरह से मशीनों द्वारा करने और बेहतर प्रौद्योगिकियों को अपनाने जैसे उपाय किए जाने चाहिए। दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। कमियों को पहचानने और उससे अवगत होने के लिए रियल टाइम में समन्वय करना चाहिए, जिससे उदाहरण के तौर पर कि ब्रिटिश रेलवे द्वारा कॉन्फिडेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग इन एनालिसिस सिस्टम नामक एक प्रणाली का उपयोग किया जाता था, और जिसका उद्देश्य निचले स्तर के कर्मचारियों को रियल टाइम में खामियों को बताने के लिए प्रोत्साहित करना होता था। पटरियों के पास बसावट कम करना, अवसंरचना और कौशल का होना तथा दरवाजे में स्वचालित लॉक प्रणाली का विकसित होना है, जिससे कि दुनिया की प्रमुख रेलवे में से केवल भारतीय रेलवे में ही दरवाजे बंद या लॉक होने की पर भी ट्रेन चलती है, और ट्रेन के चलने पर पहले से बंद दरवाजे होने से ट्रेनों में यात्री सुरक्षा और बेहतर हो जाएगी। अब आता है सड़क सुरक्षा के संदर्भ में। सड़क सुरक्षा के संदर्भ में NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों में दुर्घटना संभावित स्पॉट्स को ठीक करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। NHAI ने दिशा निर्देशों को अल्पकालिक उपायों के जरिए जारी किया गया है, जिसमें इसके मुख्य दिशा निर्देशों पर नजर डालते हैं, जिसमें आता है कि इसके लिए NHAI ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर की दुर्घटना को संभावित स्पॉट्स को ठीक करने का काम सौंपा है, तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस प्रकार के एक स्पॉट्स को ठीक करने और सुधारने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। ऐसी दुर्घटना संभावित स्पॉट्स स्थानों की पहचान और सिफारिश संबंधी राज्य प्रमुख या जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा की जाएगी। प्रति स्पॉट 10 लाख रुपए से अधिक 25 लाख रुपए तक की लागत वाले अल्पकालिक उपाय अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपा जाएगा, और इन अल्पकालिक उपायों में अग्रिम चेतावनी देने वाले संकेतों, जेब्रा क्रॉसिंग, क्रैश बैरियर और रेलिंग को सोलर लाइट या ब्लिंकर जैसी पैदल यात्री सुविधाओं की उपलब्ध कराना शामिल होता है। सड़क दुर्घटनाओं के कारक के संदर्भ में कि खराब सड़क या डिजाइन आदि का होना, कि कई बार राजमार्ग सड़कों से बेतरतीब ढंग से जुड़े होते हैं और सड़कों का डिजाइन भी कभी कभी तेज वाहन चलाने के लिए उकसाता है। इससे सड़क सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा होती हैं, जैसे अपर्याप्त संकेत, त्रुटिपूर्ण सड़क चिन्हांकन और उन्हें गलत जगह पर लगाना, स्पीड ब्रेकर का खराब निर्माण आदि के कारण समस्याएं और बढ़ जाती हैं।
सड़कों पर सड़क के किनारे चल रहे मरम्मत व निर्माण कार्य करना, मौसम की स्थिति का होना जिसमें भारी बारिश, गहरी कोहरे और ओलावृष्टि में दृश्यता कम हो जाती है, उसके संदर्भ में सड़क में सतह पर फिसलने की घटनाएं बढ़ती हैं। फुटपाथ पर अतिक्रमण के होने से भी यह जैसे कि ज़्यादातर मार्गों पर पैदल यात्रियों के लिए उपयोग के लिए फुटपाथ उपलब्ध नहीं होता है, जो खराब स्थिति में होते हैं उन्हें के कारण लोग सड़कों पर चलने लग जाते हैं, जिससे दुर्घटना होती है। वाहनों के उपयोग की अवधि का होना कि पुराने वाहनों के खराब होने पर आशंका अधिक होती है, जिसमें जैसे कि टायर फटने की घटना, ब्रेक्स फेल होने की और वायर के फटने आदि का खतरा ज़्यादा होता है। मानवीय कारक के संदर्भ में देखें कि यातायात नियमों के उल्लंघन, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करना, ट्रिपल राइडिंग, ओवरलोडिंग, खराब ड्राइविंग, स्टंट करना, रोड रेज आदि इसके मानवीय कारक है। विनियामकीय संबंधी समस्याओं में देखें कि अपर्याप्त प्रशिक्षण और टेस्टिंग, अलग अलग एजेंसियों के बीच समन्वय का अभाव होना आदि इसके संदर्भ में कुछ प्रावधान है। अब आता है कि डेटा बैंक के संदर्भ में कि 2021 में 4.12 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1.5 लाख लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। यही एक डेटा है। अब आता है सड़क सुरक्षा से बढ़ाने के लिए कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं, जिसके अंतर्गत आता है जैसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010। इस नीति को सभी स्तरों पर सरकार द्वारा तैयार की गई नीतिगत पहलों की रूपरेखा दी गई है। मोटर वाहनों संशोधन अधिनियम 2019 में मोटर वाहनों से संबंधित लाइसेंस और परमिट, मोटर वाहनों के लिए मानक उल्लंघन के लिए दंड आदि का प्रावधान किया गया है। एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, टायर क्रैश टेस्ट, उत्पादन से संपूर्ण वाहन सुरक्षा अनुरूपता आदि के संबंध में ऑटोमोबाइल्स के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किया गया है। योजना निर्माण के स्तर पर सड़क सुरक्षा को सड़क डिजाइन का एक अभिन्न अंग बनाया गया और एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस यह पूरे भारत में दुर्घटना संभावित क्षेत्रों के बारे में प्रासंगिक विवरण प्राप्त करता है। सड़क सुरक्षा के लिए ब्रासीलिया घोषणा पत्र 2015 में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को 2020 तक आधा करने का लक्ष्य रखा गया था और अन्य पहले योजनाओं में देखें कि यह राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा योजना, नेक व्यक्तियों को पुरस्कार देने की योजना, सुरक्षित सफर के पहल आदि इसके संदर्भ में ये प्रमुख पहल चलाई जा रही हैं। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि सड़क की स्थिति के सुधार के संदर्भ में कि इसकी डिजाइन अच्छी तरह से डिजाइन राजमार्गों के बेहतर आवागमन को सुविधा प्रदान करती है। दुर्घटना को ऑडिट करना, इसमें जैसे सभी सड़कों के लिए क्रैश बैरियर, पैरापुट, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था, हर मौसम में परिवहन के लिए अनुकूल सड़कें तथा तीव्र मोड़ों पर बड़े दर्पणों का प्रावधान आवश्यक करना चाहिए। वाहनों में सुधार करना, जिससे कि सुरक्षा संबंधी फीचर्स में नई प्रौद्योगिकियों से स्वदेशीकरण में लागत में कमी आएगी और मानव व्यवहार को सुधारना, जिस विनिमय को सुधारना इसके संदर्भ में प्रमुख प्रावधान होगी, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम देखने को मिलेंगी। निष्कर्ष के तौर पर समझें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2021-30 में सड़क सुरक्षा के लिए कार्यवाही दशक घोषित किया हुआ है। इसके सड़क यातायात घटना से होने वाली मौतों और चोटों को 2030 तक कम से कम 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और भारत को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। अब देखते हैं संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में, जिसमें पहली आती है विकासशील देश का दर्जे के संदर्भ में। अमेरिकी सीनेट की एक समिति ने चीन के विकासशील देशों के दर्जे को समाप्त करने के लिए कानूनी मंजूरी दी हुई है। इस कानून के चलते अमेरिका भविष्य में होने वाली संधियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के चीन के साथ एक विकासशील देश के रूप में व्यवहार नहीं करेगा। इससे पहले इसी तरह का एक कानून अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी पारित किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि चीन को अब भी एक विकासशील देश माना जा सकता है और इसका कारण उसकी विस्तृत अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और दुनिया भर में उसके द्वारा किया जा रहा व्यापक निवेश है। विश्व व्यापार संगठन ने विकसित और विकासशील देशों को परिभाषित नहीं किया और इसका कारण सदस्य देश स्वयं ही यह घोषणा करने के लिए स्वतंत्र है कि विकसित है या विकासशील है। अब जानते हैं विकासशील देश के दर्जे के लाभ के संदर्भ में कि ऐसे देश होते हैं जो वैश्विक बाजार, ऋण तक पहुंच, सरकारी समर्थन में कमी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तकनीकी सहायता प्राप्त करने के मामले में तरजीही व्यवहार किया जाता है तथा यह कुछ विकसित देशों, विकासशील देशों को एक तरफा वरीयता योजनाओं को लाभ प्रदान करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस योजना होती है। विकासशील देशों के साथ जलवायु परिवर्तन की जिम्मेदारी जैसे मुद्दों के संबंध में अनुकूल व्यवहार किया जाता है या विकासशील देशों के दर्जे के संदर्भ में कुछ लाभ होते हैं। अब आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के बारे में। इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया हुआ है। इस सूचकांक को 173 शहरों में रहने योग्य या जीवन निर्वाह की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की जाती है। यह रैंकिंग 5 कारकों के आधार पर दी जाती है, जिसमें स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति, पर्यावरण,
शिक्षा तथा बुनियादी ढांचा होता है, जिसमें सबसे अधिक महत्व पर्यावरण और तथा स्थिरता को दिया जाता है। सूचकांक के मुख्य बिंदुओं में देखें कि यह ऑस्ट्रिया की वेना को लगातार दूसरी बार दुनिया में रहने योग्य सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है और यह भारतीय शहर नई दिल्ली और मुंबई के 141वें स्थान पर है। यूएनडीपी और DNULM में साझेदारी के संदर्भ में कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने एक सहयोगी साझेदारी शुरू की है। यह सहयोगी साझेदारी का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में एक अच्छा करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना है तथा भारत में कुल उद्यमियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 15% है और इससे विशेष रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था और डिजिटल अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रिक गतिशीलता, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू करने और विस्तार करने की इच्छुक महिलाओं को सहायता करना है। यह 3 वर्षीय योजना है जिसे 2025 से आगे बढ़ाया जाएगा। यह प्रारंभिक चरण में 8 शहरों को कवर करती है, जिसमें चयनित परियोजना के स्थलों में बिज सखी नामक सामुदायिक व्यापार मेंटर्स या मार्गदर्शक को विकसित करने में सहायता करेगी। और DNULM का उद्देश्य यह इसके तहत कौशल विकास और ऋण सुविधाओं के लिए शहरी गरीबों के लिए सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसके तहत बाजार आधारित नौकरियों और स्वरोजगार के लिए शहरी गरीबी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथ ही ऋण तक उनकी पहुंच को आसान बनाया गया है और इसने 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों में अपने कवरेज का विस्तार किया है और इस प्रकार भारत की अधिकतर शहरी आबादी को भी कवर किया गया है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य है। अब आता है कि DNULM का उद्देश्य यह कब स्थापित की थी। इस योजना को 2014-15 में लागू किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित हो रही है। अब आते हैं उचित और लाभकारी मूल्य के बारे में। आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 में चीनी सत्र के लिए गन्ने की FRP को मंजूरी दी है। FRP वह न्यूनतम मूल्य होता है जिन पर चीनी मिलें किसानों को गन्ना खरीदती है। इसका निर्धारण गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत किया गया। सुलह समझौता और तकनीकी राइट्स ऑफ के लिए रूपरेखा में कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सुलह समझौता के लिए तकनीकी राइट्स ऑफ के लिए एक रूपरेखा जारी की है, जिसमें सुलह समझौता की रूपरेखा का उद्देश्य दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान को गति प्रदान करना है। साथ ही सभी विनियमित संस्थाओं के दिशा निर्देशों को तर्कसंगत बनाना है। विनियमित संस्थाओं में वे सभी वाणिज्यिक बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक, राज्य या केंद्रीय सहकारी बैंक, आवास वित्त कंपनियों में सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि शामिल होती हैं। जिसमें 2019 में RBI ने सुलह समझौते के संबंध में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क भी जारी किया हुआ था। अब आता है इन कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, जिसमें जैसा आता है कि सुलह समझौता वह होता है जो ऋणी और विनिमय संस्थाओं के बीच एक समझौता होता है जिसमें ऋणी पर विनिमय संस्था के बकाये का धन के रूप में पूर्ण आवंटन किया जाता है। तकनीकी राइट्स ऑफ के संदर्भ में कि ऐसे मामले होते हैं जहां ऋणियों के ऋण खाते में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां बकाया रहती है, लेकिन विनियमित संस्थाएं केवल लेखांकन उद्देश्यों के लिए इन खातों को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाल देती हैं। बिलफुल डिफॉल्टर के संदर्भ में यह शब्दावली ऐसी ऋणियों के लिए प्रयुक्त होती हैं जो ऋण का भुगतान करने के लिए सक्षम होती हैं लेकिन जानबूझकर उनका भुगतान नहीं करते हैं। अब आता है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के बारे में। FSR भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी की जाने वाली एक 6 माही रिपोर्ट होती है। यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली की वित्तीय स्थिरता और लचीलेपन के जोखिम को दर्शाती है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अब जानते हैं रिपोर्ट के मुख्य बिंदु के संदर्भ में कि वे इसमें भारतीय बैंकिंग प्रणाली को अच्छी तरह से पंजीकृत है। साथ ही किसी भी अतिरिक्त पूंजी निवेश के अभाव में भी 1 वर्ष की अवधि में व्यापक आर्थिक आघात को सहन करने में सक्षम होती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के अनुपात में लगातार कमी हो रही है, जो मार्च 2023 में है 10 साल के निचले स्तर में 3.9% रहने का आ गया है। अब आता है जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात के संदर्भ में किया बैंक जोखिम भारित आस्तियों को चालू देनदारियों की तुलना में बैंक की पूंजी का अनुपात होता है। सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां वे होती हैं जो सभी ऋणों की जिनके लोगों को बैंकिंग संस्थान से प्राप्त किया है नहीं किए चुकाया है। निबर गैर निवल परिसंपत्तियों के संदर्भ में किया वह राशि होती है जो प्रोविजनिंग की राशि को समग्र NPA से घटा ले देने के बाद भी प्राप्त होती है। अब आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स के बारे में, जिसे विश्व बैंक के द्वारा हर वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है, जिसमें जनवरी और जून में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट मंदी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति अत्यधिक मंदी रहने की संभावना है और भारत के लिए वित्त वर्ष 2024 में GDP की वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया गया है, जबकि जनवरी में जारी रिपोर्ट में यह 6.6
फीसदी बने रहने का अनुमान व्यक्त किया गया था। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के बारे में। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यह जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का चयन किया गया है। FSIB के बारे में, यह वित्त मंत्रालय के तहत एक वित्तीय विभाग के अधीन स्थापित है जिससे बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह ली है, और इसके कार्यों में देखें कि यह वित्तीय सेवा संस्थानों के बोर्ड में पूर्णकालिक निर्देशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पदों में नियुक्ति की सिफारिश करता है। यह इन संस्थानों में कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कुछ अन्य मामलों को भी सलाह देता है। FSIB की संरचना को देखें कि इसके अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है। इसके पदेन सदस्य में आता है कि DFS और लोक उद्यम विभाग के प्रभारी सचिव, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा RBI के डिप्टी गवर्नर इसके पदेन सदस्य होते हैं। संबंधित क्षेत्र में ज्ञान रखने के लिए कई अंशकालिक सदस्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है ग्रेड इन्फ्लेशन के बारे में। ग्रेड इन्फ्लेशन या मूल संदर्भ में ग्रेडफ्लेशन या लालच जनित मुद्रास्फीति या कीमतों में बढ़ोतरी आर्थिक प्रवाह में नहीं बल्कि कॉर्पोरेट लालच से प्रेरित होता है। यह एक ऐसी स्थिति के रूप में समझा जाता है जो कॉर्पोरेट में अत्यधिक मुनाफे की इच्छा मुद्रास्फीति को जन्म दे रही होती है, और कंपनियां न केवल इनपुट्स लागत को कवर करने के लिए बल्कि अपने लाभ अर्जित मार्जिन को बढ़ाने के लिए भी कृत्रिम रूप से वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करती है। अंतर्दृष्टि यह RBI के गवर्नर अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डेस्क बोर्ड शुरुआत की है। यह डेस्क बोर्ड प्रासंगिक मानदंडों को शामिल कर जैसे वित्तीय समावेशन से संबंधित प्रगति के आकलन और निगरानी हेतु आवश्यक अंतर्दृष्टि समझ प्रदान करता है, और यह व्यापक स्तर पर वित्तीय सेवाओं की कमी को पता लगाने में मदद करता है। इससे ऐसे चिन्हित करने और तथा उनके लिए समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी, और वर्तमान में इस डेस्क बोर्ड का उपयोग RBI की ओर से आंतरिक स्तर पर किया जाएगा। गिफ्ट टैक्स के बारे में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इक्विटी शेयर खरीदारों को गिफ्ट टैक्स से छूट प्रदान की है। यह छूट रणनीतिक विनिवेश के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में इक्विटी शेयर की खरीद पर प्रदान की जाती है। गिफ्ट टैक्स के बारे में। यह टैक्स धन और चल और अचल संपत्ति के रूप में हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन के बिना भुगतान के प्राप्त होता है। संशोधन के पहले आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत कुल बुक वैल्यू और उचित बाजार मूल्य में अंतर को खरीदार की आय के रूप में दर्शाया गया है। खरीदार के लिए इस अंतर को डीम्ड इनकम या अर्थात आय का हिस्सा माना जाता है, और यह इन व्यक्तियों पर लागू होता है जो समान कर से लगाया जाता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के बारे में। यह सूचकांक हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया। इस सूचकांक में 64 अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आकलन किया जाता है और उन्हें रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिनमें डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड शीर्ष 3 स्थान पर है। भारत 3 स्थान गिरकर 40वें स्थान पर पहुंच गया है तथा 2019 से 21 में की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है। इसके 3 उपाय हैं जिसमें भारत को अपने स्कोर सुधार करने की आवश्यकता है, जिसमें आता है विनिमय दर में स्थिरता, मुआवजे का स्तर, प्रदूषण नियंत्रण में सुधार। इसके भारत को इन 3 क्षेत्रों में अपने सुधार करने की आवश्यकता है। अब आता है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक नेम पोर्टल द्वारा वित्त पोषण 2024 में 1 ट्रिलियन रुपए के व्यापार को पार करने का अनुमान लगाया गया। नेम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मार्केट है जिसको 2016 में प्रारंभ किया गया था, और यह पोर्टल मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को एक साथ जोड़ता है। यह पोर्टल निम्नलिखित सुविधाओं के माध्यम से कृषि जिंसों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है, जिसमें समस्त एकीकृत बाजारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हैं, खरीदारों और विक्रेताओं की सूचना में कमियों को दूर करते हैं। नेम के अन्य आवश्यकता है कि यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएशनल वेयर हाउसिंग रिसिप्ट के आधार पर गोदामों से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है तथा यह NWR प्रणाली के तहत गोदाम में भंडारित वस्तु को भौतिक रूप से वितरित किए बिना उसके स्वामित्व को हस्तांतरित कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म के बारे सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, और यह अपने किसानों तथा यह राज्य की सीमा के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं तथा इसके परिणामों के निम्नलिखित प्रमुख परिणाम प्राप्त करने के लक्ष्यों में कि यह एक राज्य के सभी बाजारों में व्यापार के लिए एकल लाइसेंस होगा तथा बाजार के शुल्क के लिए एकल बिंदु होगा तथा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और उपज की बर्बादी में भी कमी आदि इसके संदर्भ में होगा। और यह है नेम प्लेटफॉर्म के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित सहायक उपकरणों को भी एकीकृत किया जाएगा। अब आता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने फेस आइडेंटिफिकेशन फीचर वाला PM किसान मोबाइल ऐप जारी किया हुआ है। PM किसान योजना
फेशियल आइडेंटिफिकेशन मोबाइल ऐप के जरिए ई-केवाईसी की सुविधा प्रदान करने वाली सरकार की पहली योजना बन गई है। इस ऐप के जरिए किसान ओटीपी या फिंगरप्रिंट्स का उपयोग करने के बजाय मोबाइल फोन पर अपना चेहरा स्कैन करने और अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। इसके माध्यम से यह पब्लिक गुड्स के प्रभावी उपयोग के माध्यम से पीएम किसान पोर्टल पर अपना आधार सत्यापन, बैंक खाता विवरण अपडेट करने में आने वाली जुड़ी समस्याओं परेशानियों का समाधान करता है तथा फेस आइडेंटिफिकेशन प्रक्रिया का उपयोग चेहरे की विशेषताओं जैसे आंखों के बीच की दूरी, चेकबोन्स के आकार आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति की विशेष पहचान करने के लिए किया जाता है। यह बड़े बायोमेट्रिक सुरक्षा उपकरणों का हिस्सा होता है जिसमें आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट्स आदि शामिल होते हैं। अब आता है कि पीएम किसान योजना के बारे में। यह इस योजना को 2019 में शुरू किया गया था तथा यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें भारत सरकार के द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। यह विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी या डीबीटी की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत देश भर में भूमि धारक सभी किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है और यह राशि हर 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों को खाते में डाल दी जाती है इस योजना के संदर्भ में। अब आता है अन्य संबंधित सुर्खियां, जैसे डिजी यात्रा ऐप के उपयोगकर्ताओं की संख्या 10 लाख से आंकड़ा पार कर गई है, जिसमें ऐप फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक पर आधारित है। डिजी यात्रा ऐप को नागरिक विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डों पर यात्रियों के प्रवेश और निगरानी के लिए कॉन्टैक्टलेस या बाधा रहित बनाना होता है और यह ऐप पेपरलेस यात्रा की सुविधा प्रदान करता है जो हवाई अड्डों पर अलग अलग चेक पॉइंट्स से पहचान की जाँच में मुक्ति दिलाता है। केंद्र सरकार ने पशुधन विधेयक मसौदा वापस लिया हुआ है। इसके संदर्भ में कि सरकार ने पशु अधिकार कार्यकर्ता द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को देखते हुए पशुधन उत्पाद विधेयक 2023 वापस ले लिया है। ऐसे में पशुधन को विनियमित करने वाले मौजूदा पशुधन आयात अधिनियम 1898 तथा पशुधन आयात अधिनियम 2001 में लागू होंगे, जिसमें 1898 के प्रमुख बिंदुओं में देखें कि यह केंद्र सरकार को ऐसे किसी भी पशुधन आयात को विनियमित और सीमित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है जो संक्रमण फैलाते हो, और इस अधिनियम में अंतिम बार 2001 में संशोधित किया गया और इस संशोधन के द्वारा पशुधन उत्पादों की परिभाषा बदल दी गई। इसमें सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है। अब 1898 में इस अधिनियम की जगह नए अधिनियम की आवश्यकता क्यों रही? क्योंकि यह केवल पशुधन के आयात को विनियमित करता है और यह निर्यात से संबंधित प्रावधान शामिल नहीं है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग से संबंधित एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस परियोजना के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कोई अन्य मंत्रालय व विभागों के साथ उद्योग जगत के साथ सहयोग के माध्यम से ERSO पायलट परियोजना आरंभ की है। इसका लक्ष्य भारत को विश्व का रिपेयर केंद्र बनाना है। अगले 5 वर्षों में ERSO उद्योग में भारत को लगभग $20 बिलियन तक का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है और इससे रोजगार के लाखों अवसर भी सृजित होते हैं। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयर सर्विसेज बाजार में 2026 तक 188 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि यह मिशन लाइफ और चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा, सरकार के कर राजस्व में वृद्धि होगी, कार्यबल में कौशल वृद्धि होगी तथा MSME क्षेत्र में विकास होगा आदि इसके संदर्भ में है। अब आता है कच्चे तेल के सामरिक भंडार के संदर्भ में कि राजस्थान की नमक गुफाओं को कच्चे तेल के सामरिक भंडार के स्थल के रूप में उपयोग करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड राजस्थान में नमक गुफा आधारित सामरिक तेल भंडार विकसित करने की संभावना व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही है, जिसका उद्देश्य भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना है तथा EIL सरकारी स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी फर्म होती है। राजस्थान में बड़ी मात्रा में नमक की गुफाएं हैं तथा नमक की गुफा आधारित सामरिक तेल भंडारण सुविधाओं के विकास के लिए सबसे अनुकूली माना जा रहा है। अब जानते हैं नमक की गुफा आधारित भंडारण और चट्टानी गुफा में क्या अंतर है। कि भूमिगत चट्टानी गुफाएं उत्खनन के लिए तैयार की जाती है और इसके विपरीत नमक की गुफाएं सॉल्यूशन माइनिंग की प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है और इस प्रक्रिया में नमक के विशाल भंडार वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं में नमक घोलने के लिए जल को पंप किया जाता है। सामरिक पेट्रोलियम भंडार के बारे में, यह भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडार कच्चे तेल की संचयी क्षमता जैसे 5.33 मिलियन मीट्रिक टन है और यह क्षमता देश की तेल की मांग को लगभग 9.5 दिनों तक पूरी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की सिफारिश की है कि सभी देशों के लिए 90 देशों की मांग के अनुरूप पर्याप्त आपातकालीन तेल भंडार बनाए जाने चाहिए और यह भंडार आयात बाधित होने पर तेल सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसमें भारत IEA का एक एसोसिएट सदस्य है।
वर्तमान में भारत में 3 उत्खनित चट्टानी गुफा आधारित हैं, जिसमें कर्नाटक की मैंगलोर में और पादूर तथा आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में इसमें 3 उत्खनित चट्टानी गुफा आधारित हैं। अब आता है कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण की योजना के बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना 2021-22 से 2025-26 की अवधि तक रहेगी। कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना के बारे में, इस योजना को अन्वेषण 2 व्यापक चरणों में आयोजित की जाती है, जिसमें पहला आता है प्रोफेशनल या क्षेत्रीय अन्वेषण, दूसरा आता है गैर कुल इंडिया ब्लॉक्स में विस्तृत अन्वेषण के संदर्भ में। इस योजना का महत्व, इसमें योजना में देश में उपलब्ध कोयला संसाधनों में सीमित प्रमाणित करना और इसकी अनुमान भी लगाना होता है। इस्पात उद्योग के बारे में, वित्त वर्ष 2022 में भारत ने 133,596 मीट्रिक टन कच्चे माल का उत्पादन किया है। इसी के साथ वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा उत्पादक देश भी बन गया है तथा वर्ष 2018 में भारत ने कच्चे तेल के उत्पादन में मामले में जापान को पीछे छोड़ दिया है और चीन भी अभी भी इस्पात के उत्पादन में वैश्विक रूप से अग्रणी है। इस्पात के बारे में, इस्पात लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु होती है, जिसमें 2% से कम कार्बन और 1% से कम मैग्नीज और अल्प मात्रा में सिलिकॉन और फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें लोहे एक्स में ऑक्सीजन और अन्य अशुद्धियों को पृथक करके लोहा प्राप्त किया जाता है। इस्पात विश्व का सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग और निर्माण सामग्री है, जिसका उपयोग हमारे जीवन में लगभग प्रत्येक पहलू पर किया जाता है। इसमें कार, भवन निर्माण सामग्री, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मालवाहक जहाज, सर्जिकल उपकरण आदि शामिल होते हैं। इस्पात उद्योग के संदर्भ में कुछ पहले स्टार्ट की हैं, जैसे पहली आती है लोहे स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को लागू किया गया। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में 2030 से 2031 में कच्चे इस्पात की कुल क्षमता 300 MTPA और कच्चे इस्पात की कुल मांग या उत्पादन क्षमता 255 MTPA हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घरेलू स्तर पर निर्मित लोहे और इस्पात उत्पादों की वरीयता देने की नीति बनाई गई तथा 2021 में विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। अब जानते हैं लोहे एक्स के बारे में। लोहे एक्स के मुख्य प्रकार होते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लेमोटाइट तथा सेडेराइट। इसके प्रमुख सक्रिय खदान जैसे बेलाडीला, नुआगांव, गंधमर्दन, जोड़ा, बलदा, नारायणपोशी, देतारी, बरसुआ खदान है, जिसे 2021 में भारत में $4.3 बिलियन का लोहे इस्पात आयात हुआ था और लोहे एक्स में 7वां सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है तथा यह भारत $177 मिलियन के लोहे एक्स का आयात भी करता है तथा यह लोहे एक्स का विश्व में 41वां सबसे बड़ा आयातक भी है। अब आता है पेट्रोलियम कोक के बारे में। विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पेट कोक के आयात को अनुमति दे दी है। लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन में जरूरी ग्रेफाइट एनोडी सामग्री के निर्माण के लिए नीडल पेट कोक को आयात को मंजूरी दी है तथा यह नीडल पेट कोक का अन्य उद्देश्य का उपयोग नहीं किया जाता और इस NPC के सल्फर की मात्रा 0.8% से कम है। भारत विश्व में पेट कोक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इसमें भारत अपनी वार्षिक पेट कोक का उपभोग आधे से अधिक आयात करता है और यह आयात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। कोयले की तुलना पेट कोक के लाभ के बारे में जानते हैं कि इसकी कैलोरी का मान उच्च होता है और कोयले के 3500 से 4500 किलोग्राम की तुलना में पेट कोक का कैलोरी मान 7800 किलोग्राम होता है। पेट कोक हाइड्रोफोबिक होते हैं जबकि कोयला हाइड्रोफिलिक होता है। इसका अर्थ होता है कि पेट कोक वर्षा के मौसम में नमी धारण नहीं करता है। पेट कोक कम वाष्पशील पदार्थ होते हैं और ऐसे में वाष्प बनकर नुकसान होने की संभावना कम होती है और इसके दहन से राख की कम मात्रा उत्पन्न होती है। यह पेट कोक के संदर्भ में है। अब आता है राष्ट्रीय ऊर्जा डेटा के बारे में। सर्वेक्षण और विश्लेषण 2021 के संदर्भ में कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तहत ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई की एक पहली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो पहला आता है कि 2022 में आंकड़ों के अनुसार कोयले की कुल अनुमानित भंडार 3,61,416.46 मिलियन टन था। यह भंडार भारत की कुल आवश्यकता के लगभग आधे हिस्से को पूरा करता है। भारत के कच्चे तेल के उत्पादन के संदर्भ में 2016-17 में 36.01 मिलियन मीट्रिक टन से घटकर 2021-22 में 29.59 मिलियन टन हो गया है तथा यह LPG घरेलू उत्पादन में 2016 से 2017 2021 से 22 के संदर्भ में देखें कि इसमें 2% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से बढ़ा है तथा 2016-17 में भारत ने अपने घरेलू डीजल उत्पादन का 26% निर्यात किया था जबकि 2021-22 में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो गई। यहाँ पर हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।